नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही गंभीर और ज़रूरी मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा जिसने हज़ारों मेहनती छात्रों को बिल्कुल परेशान कर दिया है। जी, हम बात कर रहे हैं 13 फरवरी को हुई आरआरबी एएलपी परीक्षा की, खासकर पहली शिफ्ट की। सोचिए, छात्र पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देने गए और उनके सामने एक ऐसा पेपर आया जिसने उनके सारे समीकरण ही बिगाड़ दिए। बिल्कुल, कई छात्र निराश थे, कुछ तो सेंटर से रोते हुए भी निकले। तो आज के हमारी इस गहरी पड़ताल का मकसद यही समझना है कि आखिर हुआ क्या था। और ये सिर्फ एक परीक्षा के पैटर्न में बदलाव का मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन लाखों उम्मीदवारों के भरोसे का सवाल है जो सालों साल इन परीक्षाओं के लिए मेहनत करते हैं। सही बात है। जब कोई परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था अपने ही घोषित पैटर्न से हट जाती है, तो ये सिर्फ छात्रों की रणनीति ही नहीं, उनके मनोबल भी तोड़ देती है। बिल्कुल, उनके मनोबल को भी तोड़ देती है। तो हम विस्तार से देखेंगे कि वादा क्या था और असल में परोसा क्या गया। तो चलिए इस मामले की परतें खोलते हैं। सबसे पहले वादा क्या था? आरआरबी ने अपने नोटिफिकेशन में क्या पैटर्न बताया था? देखिए, पैटर्न बहुत साफ था। गणित से 20 सवाल, ठीक है। रीजनिंग से 25 सवाल, विज्ञान से 20 सवाल और जीए करंट अफेयर से 10 सवाल। कुल 75 सवाल, 75 अंक। एकदम सीधा ऐसा। सीधा। और छात्र इसी के आधार पर अपनी पूरी तैयारी करते हैं। हाँ, और यहाँ समझने वाली बात यह है कि रेलवे की परीक्षाओं में विज्ञान को रीढ़ की हड्डी माना जाता है। हमेशा से छात्र इस पर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि इसका वेटेज हमेशा अच्छा रहा है। पूरी रणनीति इसी के इर्द गिर्द बुनी जाती है। और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। 13 फरवरी को पहली शिफ्ट में क्या हुआ? जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। पेपर का पैटर्न पूरी तरह से बदल गया। कितना बदला? गणित, जहां से 20 सवाल आने थे, वहां से 25 से 28 सवाल पूछ लिए गए। अच्छा। रीजनिंग, जहां 25 सवाल तय थे, वहां से 30 से 32 सवाल आ गए। मतलब इन दोनों सेक्शन का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ा झटका था विज्ञान। हाँ, वो रीढ़ की हड्डी। जी, 20 सवालों के वादे के मुकाबले मिले सिर्फ 5 से 8 सवाल। सिर्फ 5 से 8? हाँ, और जीए और करंट अफेयर्स का भी वही हाल। 10 की जगह सिर्फ 2 से 4 सवाल। ये तो एक तरह से धोखा हुआ। आप इसे धोखा कह सकते हैं। सोचिए, एक छात्र जो महीनों से फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा है, उसे कितनी निराशा हुई होगी। और दूसरी तरफ गणित और रीजनिंग के सवाल बढ़ जाने से पेपर बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो गया होगा। बिल्कुल। इससे उन मेहनती छात्रों का भारी नुकसान हुआ जिनकी तैयारी संतुलित थी। ये स्थिति कहीं ना कहीं भाग्यों को मेहनत पर हावी कर देती है, जो किसी भी परीक्षा के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ठीक है, तो पैटर्न तो पूरी तरह से गड़बड़ा गया था, लेकिन सवालों का स्तर कैसा था? चलिए विषय के अनुसार विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले गणित की बात करते हैं। गणित का स्तर आसान से मध्यम था, मुश्किल नहीं कह सकते। तो फिर समस्या कहाँ थी? समस्या थी संख्या में, और कुछ टॉपिक्स पर जरूरत से ज्यादा फोकस था। जैसे सरलीकरण से 3-4 सवाल थे। और मैंने सुना है लाभ, हानि और छूट से तो सवालों की झड़ी लगा दी थी। हाँ, ये चौंकाने वाला था। एक ही टॉपिक से 5 से 7 सवाल। 5 से 7? जी, समय और कार्य से भी सवाल थे, विभाज्यता पर भी सवाल थे, और एडवांस मैथ्स से भी, जैसे क्षेत्रमिति से 4-5 सवाल। तो कुल मिलाकर इस सेक्शन में विजेता वही था जिसके पास रफ्तार थी, ज्ञान नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये परीक्षा ज्ञान की नहीं बल्कि समय के प्रबंधन की बन गई। और जो छात्र मॉक टेस्ट पुराने पैटर्न पर दे रहे थे, उनका तो पूरा टाइम मैनेजमेंट ही फेल हो गया होगा। निश्चित रूप से उनकी पूरी रणनीति धरी की धरी रह गई। अब बात करते हैं उस सेक्शन की जिसे गेम चेंजर कहा गया, रीजनिंग। हाँ, रीजनिंग ने तो सच में गेम चेंज कर दिया। यहाँ भी वही कहानी थी। सवालों की संख्या 30 से 32 तक पहुंच गई। और टॉपिक्स? कोडिंग डिकोडिंग पर खास मेहरबानी थी। सबसे ज्यादा 8 से 10 सवाल। 8 से 10? जी, लेकिन असली मुश्किल पैदा की बैठक व्यवस्था, यानी सीटिंग अरेंजमेंट ने। वो तो वैसे भी टाइम लेते हैं। और यहाँ 3-4 सवाल थे जो बहुत ज्यादा समय लेने वाले थे, मतलब पजल जैसे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या? कि जब आप बिना किसी पूर्व सूचना के पेपर को ऐसे टाइम टेकिंग सवालों से भर देते हैं, तो क्या आप छात्र की योग्यता जांच रहे हैं या सिर्फ उसके दबाव झेलने की क्षमता? यही तो बात है। ये पहली शिफ्ट के छात्रों के साथ सरासर नाइंसाफी है। और अंत में विज्ञान, वो विषय जिसे हाशिए पर धकेल दिया गया। विज्ञान की तो बात ही क्या करें। जो थोड़े बहुत सवाल आए भी वो सिलेबस से ही थे। जैसे भौतिकी में प्रकाश, लेंस, बिजली से सवाल थे। रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से? हाँ, रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया और आवर्त सारणी पर सवाल थे,
और जीव विज्ञान में कोशिका और ऊतक से। तो यहाँ मुद्दा सवालों की गुणवत्ता का नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुद्दा था उनकी बेहद कम संख्या का। जिस छात्र ने सबसे ज्यादा समय विज्ञान को दिया वो ठगा हुआ महसूस कर रहा था। तो इन सब का मतलब क्या है, खासकर उन छात्रों के लिए जिन्होंने पहली शिफ्ट में परीक्षा दी? उन्हें तो यही लगा होगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। जाहिर है उनकी महीनों की रणनीति एक झटके में बेकार हो गई। कई छात्र बुरी तरह निराश और हताश हो गए। अब इसकी भरपाई कैसे होगी? क्या कोई तरीका है? देखिए, अब सारी जिम्मेदारी आरआरबी पर है। एक शब्द जो हवा में तैर रहा है वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन, पर क्या वो यहाँ काम करेगा? यही तो मुश्किल है। नॉर्मलाइजेशन आमतौर पर सवालों के कठिनाई स्तर को संतुलित करता है, ना कि पेपर के पूरे स्ट्रक्चर में हुए बदलाव को। मतलब अगर एक पेपर मुश्किल है और दूसरा आसान, तो वो स्कोर बराबर कर देता है। हाँ, लेकिन इसका कोई तय फॉर्मूला नहीं है कि अगर 25 की जगह 32 सवाल पूछ लिए गए तो उसे अंकों में कैसे संतुलित किया जाए। ये बहुत जटिल प्रक्रिया होने वाली है। इसी बीच एक अनुमानित सेफ स्कोर की भी बात हो रही है। कहा जा रहा है कि अनारक्षित वर्ग के लिए 62 से 68 अंक तक जा सकता है। मैं कहूंगी कि ऐसे अनुमानों पर बहुत गंभीरता से ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि असली तस्वीर नॉर्मलाइजेशन के बाद ही साफ होगी। लेकिन हाँ, इसके पीछे का तर्क सही है। क्या तर्क है? तर्क ये है कि जब स्कोरिंग सेक्शन जैसे गणित और रीजनिंग बढ़ते हैं और उनका स्तर आसान होता है तो कट ऑफ भी बढ़ता है। तो आगे की शिफ्ट वाले छात्रों के लिए क्या सलाह है? वो क्या करें? सबसे पहली और जरूरी सलाह, अपनी रणनीति तुरंत बदलें। मतलब गणित और रीजनिंग को प्राथमिकता दें, क्योंकि लगभग 80 से 85% पेपर यहीं से आ रहा है। स्पीड पर काम करना होगा। बिल्कुल, सारे फॉर्मूले अच्छी तरह से दोहराएं। पर सबसे जरूरी बात जो छात्रों को याद रखनी चाहिए, वो क्या है? सिलेबस के अंदर से ही आ रहे हैं, इसलिए धैर्य रखें और अपना सर्वश्रेष्ठ दें। और अंत में एक विचार, ये घटना हमारी प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली में एक बहुत बड़ी खामी को उजागर करती है। जी। जब खेल के नियम आखिरी समय में बदल दिए जाएं, तो क्या ये परीक्षा योग्यता को मापती है या सिर्फ अराजकता से निपटने की क्षमता को? और ये हमें जवाबदेही के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है। ऐसी क्या व्यवस्था होनी चाहिए जिससे परीक्षा संस्थाएं अपने घोषित पैटर्न का पालन करें? और अगर वे ऐसा नहीं करती हैं, तो छात्रों के पास क्या उपाय होना चाहिए? बिल्कुल। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।